मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 2 में वर्ण विन्यास पढ़ेंगे। तो वर्ण विन्यास शुरू करने के पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको वर्ण के बारे में देती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी इकाई हमारे लिए वर्ण ही होती है। वर्ण के दो भेद हैं, दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आ ई उ से लेकर अ तक कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर के दो रूप हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय हमें समय बहुत कम लगता है, जैसे अ ई उ री। किंतु जब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं और दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें समय ह्रस्व स्वर से दुगना लगता है। मतलब दीर्घ स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे आ ई उ। तो आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं अ और दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे आ, तो दोनों का समय एक दूसरे से अलग होता है। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहायता के बिना नहीं हो सकता। हमारे पास कुल 3 व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन का पहला रूप स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। का से लेकर के मां तक जितने व्यंजन आते हैं उनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं, या, र, ला, व। अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु मुख में बहुत कम समय के लिए रुकती है। ठीक है। अब हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन सा, हा। जब हम लोग ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि जब उच्चारण करेंगे तो हमें थोड़े बल का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। जब हम लोग बल का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई ध्वनि मुंह से निकलती है तो मुंह के सारे भागों को छू कर निकलती है, उससे हमें थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है। जैसे शा का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा ऊष्मा निकलती है, उसीलिए हम लोग इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे छ बनाने के लिए हमें का जोड़ शा का प्रयोग करना पड़ता है तो हमें छ प्राप्त होता है। उसी तरह ज और इया को जोड़ते हैं तो हमें ज्ञ प्राप्त होता है। उसी तरह ता और रा को जोड़ते हैं तो हमें त्रा प्राप्त होता है, और शा और रा को जोड़ते हैं तो हमें स्वा प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा और जान लें। संयुक्त व्यंजन के 3 भाग होते हैं, खड़ी पाई हटाना, घुंडी हटाना, हलन लगाना। खड़ी पाई हटाना क्या हुआ? जैसे हम लोग खा लिखते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक खा लिखा हुआ है, यहाँ खा से एक खड़ी को हटाई गई है। जैसे मैंने यहाँ खा लिखा और इसकी खड़ी को हटा दी और इससे हम लोग ख्याति शब्द बनाए। आधा खा से ख्याति बना तो इसे हम लोग खड़ी पाई हटाना कहेंगे। दूसरा है घुंडी हटाना। ये पूरा का है, ये आधा का है। जैसे हमने यहाँ का लिखा, ये हुआ पूरा का, लेकिन अब ये हो गया आधा का, तो उसकी घुंडी को हमने हटाया तो ये आधा का या री, क्यारी शब्द बना। उसी तरह फा से भी हमने, ये पूरा फा है, इससे हमने घुंडी को हटाया तो ये आधा
बनाया, तो ये हुआ हलंत लगाना। तो संयुक्त व्यंजन की ये छोटी छोटी बातें आप याद रखें। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले संयुक्त व्यंजन के बारे में जाने, अब हम जानेंगे रा के कुछ विभिन्न रूप के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के रा लिखे हैं, अब उनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। का जोड़ रा जोड़ मा, क्रम। यहाँ पे ये जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, तो जब भी हम लोग स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई व्यंजन लिखते हैं तो रा जो है अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। इसका उच्चारण भी रा की तरह होता है, कर्म। दूसरा है कभी कभार जो स्वर रहित व्यंजन है उससे पहले हम लोग रा को लगाते हैं, मतलब व्यंजन के नीचे पैरों पे हम लोग इस तरह से रा का प्रयोग करते हैं, उससे शब्द बनता है क्रम, प्रण, इस तरह के शब्द बनते हैं। दूसरा है इस तरह से रा लिखना। इस रा का प्रयोग टा और डा के साथ ही होता है, बस 2 ही व्यंजनों के साथ होता है, जैसे ट्रक और ड्रम। इसे भी हम लोग नीचे लगाते हैं। शा के साथ रा का प्रयोग, जैसे हम लोग 2 व्यंजनों को जोड़ करके एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। सा और रा को जोड़कर श्रा बनाए, उससे शब्द मिला श्रम। उसी प्रकार यहाँ सा और रा को जोड़कर श्रा बनाए, इसमें रा को हमने नीचे लिखा और इससे शब्द बना स्रोत। तो ये हुए रा के विभिन्न यूज, मतलब प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं, अनुस्वर के बारे में जानेंगे। अनुस्वर जो होता है वो किसी व्यंजन के ऊपर लगे बिंदु को हम लोग अनुस्वर कहते हैं। तो जब भी हम लोग अनुस्वर का उच्चारण करते हैं, ये हमेशा नाक की तरह होता है, जिसे हम लोग नाक से बोलते हैं, जैसे पंकज, पंखा। तो इस अनुस्वर में हम लोग ना का उच्चारण करते हैं। नासिक जोड़ नासिक्य वर्ण, इसमें भी हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिंदु के रूप में नहीं, आधा ना लिखकर, जैसे अन, निम्न। ठीक है। अब जानेंगे अनुनासिक। अनुनासिक हम लोग चंद्र बिंदु को बोलते हैं, जो कि किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे हमने पंकज के ऊपर बिंदु लगाया, उसी प्रकार हम लोग व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, उससे हमें क्या मिला? चांद, हंसी। तो ये हुआ अनुनासिक का प्रयोग। अब जानेंगे विसर्ग के बारे में। विसर्ग हमेशा हमें व्यंजन के बाद लगाना होता है, जैसे प्रातः, प्रायः। विसर्ग का जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें एक हा छिपा हुआ मिलता है। तो जब भी हम लोग विसर्ग का उच्चारण करेंगे, साथ में हा बोलेंगे, प्रातः और प्रायः। तो ये हुआ विसर्ग का उच्चारण। अब हम जानेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद में हम जो भी शब्द लिखते हैं, सबका स्वर और व्यंजन एक साथ विच्छेद करते हैं। जैसे सम्मान, पहले हमने स लिखा, सा के साथ हमें स्वर लिखना है आ जोड़, यहाँ माँ है, फिर माँ लिखा, यहाँ भी एक माँ है, यहाँ माँ लिखा। जो हमने आधा माँ लिखा था, उसके बाद हम किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पूरा माँ है, माँ में आकार है, तो हमने आ में आकार स्वर का प्रयोग किया, उसके बाद ना, फिर आ। तो इस तरह से सम्मान का हमने वर्ण विच्छेद किया। इसमें व्यंजन और स्वर दोनों का विच्छेद हुआ, इसलिए हम इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसी तरह बर्तन, बा के बाद स्वर आया आ, उसके बाद रा के बाद स्वर आ, ता के बाद स्वर आ, ना के बाद स्वर आ। ये हो गया बर्तन का वर्ण विच्छेद। तो आज के क्लास में इतना ही। इस पाठ से संबंधित कुछ PDF मैं आपको दूंगी, उसे आप घर में करें। थैंक यू।
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट सेशन 3 हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3 शब्द रचना के बारे में जानेंगे। तो शब्द रचना शब्दों के सार्थक और निरर्थक से संपन्न होता है। जैसे सार्थक शब्द जो होते हैं उसका अर्थ हमारे लिए बहुत सामान्य होता है समझने के लिए और बोलने के लिए। जैसे कोई शब्द हम लोग बोलेंगे रानी, रानी से हमें समझ में आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर रानी को हम लोग उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा नीरा, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। तो जैसे रानी है जिसका एक अर्थ बन रहा है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और जैसे रानी को उल्टा कर दिया हमने नीरा तो उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो वैसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका कोई भाषा या परिभाषा नहीं होता। आइए हम जानेंगे शब्द के रूपों के बारे में। तो शब्दों के 5 रूप हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और 5वां संकर शब्द। सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं उनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे कर्म, गृह, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो हुआ वो हमें संस्कृत भाषा से मिलता है। जैसे सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे हम हिंदी में सूरज कहते हैं। तो ये एक संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसे हिंदी में हम लोग सूरज कहते हैं। उसी प्रकार रात्रि भी एक संस्कृत शब्द है, उसे हिंदी में हम लोग रात कहते हैं। तो ये तद्भव शब्द हुए जो हम संस्कृत भाषा से शब्द लेते हैं। आगे बढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग हमारे विकास स्थान पर होता है। जैसे भारत में जो शब्द बोले जाते हैं ज्यादातर रोटी, थाली, इनका निर्माण भारत में ही हुआ है। ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये भारत के ही शब्द है, अपने देश के शब्द है, रोटी और थाली। तो वैसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अब जानेंगे विदेशी शब्द के बारे में। कुछ शब्द हैं जो बाहर से आए हैं, हमारे देश के बाहर के हैं, वैसे शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा भारत के बाहर की भाषा है, वहां से हमें डॉक्टर और स्कूल जैसे शब्द मिले हैं। अरबी से हमें सबूत और खबर जैसे शब्द मिले हैं। फारसी से तस्तरी और जरूरत जैसे शब्द मिले हैं। पुर्तगाली से बाल्टी और तंबाकू जैसे शब्द मिले हैं। तुर्की से कालीन और लाश ऐसे शब्द मिले हैं। तो ये सारे विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग भारत में भी होता है। तो ऐसे शब्द जो विदेश से आए हो उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। अब जानते हैं संकर शब्द के बारे में। तो संकर शब्द 2 भाषाओं का मेल कहलाता है। जैसे हवा जोरदार, हवादार बन रहा है, तो हवा जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है और दार जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों भाषाओं का मेल से एक शब्द बना हवादार। उसी प्रकार रेल और गाड़ी को जोड़कर हमने रेलगाड़ी बनाया। तो रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। इन दोनों के मेल से रेलगाड़ी शब्द बना। तो ये हो गया संकर शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने शब्दों के भेद के बारे में जाना। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा
शब्दों का एक निश्चित रूप तय हो चुका है, इसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जन जोड़ दिन, जन्मदिन एक शब्द बना। उसी तरह प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री बना। तो दो शब्दों के मेल को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द की तरह निश्चित है, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष पर निश्चित किया गया है। जैसे चतुर्भुज, यह एक शब्द है जो विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विष्णु जी के 4 भुजा होते हैं, तो उन्हें हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। दशानन, दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 सर हो। तो 10 सर किसके होते हैं? रावण के। तो रावण को हम लोग दशानन भी बोलते हैं। तो ये यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। वे सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेद को जाना, अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को जानेंगे। सबसे पहले एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द जिसका अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे रोटी, नल, इनका एक ही शब्द निकलता है, वैसे शब्द को हम लोग एकार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उन्हें हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक को हम लोग गोद, संख्या इत्यादि बोल सकते हैं। उसी तरह अंबर को हम लोग आकाश, कपड़ा, नभ, आसमान बहुत तरह से बोल सकते हैं। तो एक शब्द के जो अनेक शब्द अर्थ निकलते हो, उन्हें हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, रोज और पंकज। आंख, नेत्र, नयन। तो इन सारे शब्दों में समानता है, कमल, सरोज, पंकज या फिर आंख, नेत्र, नयन। तो इन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत रखते हैं। आगे है विलोम शब्द। ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक दूसरे से विपरीत हो, उसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का उल्टा हो गया बुरा, वीर का उल्टा हो गया कायर। तो जो शब्द का अर्थ एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत हो, उसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग